ऊपर खड़े होकर ना। ये महानुभावों का श्रीमान सीओ साहब, राज्यपाल जी आप भी पधारें, क्योंकि ये मास्टर प्लान आप हम सबका है जो बहुप्रतीक्षित था, और मैं तो ये मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के साथ में विकसित हो रहा है। यूँ कह सकते हैं कि विस्तार हो रहा है, तो इसके लिए हमें सुविधाएं भी चाहिए, हमें अनेक प्रकार के संसाधन भी चाहिए, साधन भी चाहिए, यातायात भी चाहिए। और यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए प्लान बन जाए तो उसके बाद में हमें उस प्लान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं सीकर के नए विकास के लिए, नई किस प्रकार की योजनाएं इसमें शामिल कर सकते हैं, किस प्रकार से सीकर को हम और अधिक सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी शहर बनता है तो उसकी प्लानिंग होना बहुत आवश्यक है। प्लानिंग नहीं होती है तो हम कहते हैं कि बिना प्लानिंग के कोई कहीं मकान बना लिया, कहीं टंकी बना दी, कहीं स्कूल बना दी, कहीं वन बना दिया, कहीं उद्योग बना दिया। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये प्लान के अनुसार कोई चलता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी हमें याद दिलाती है कि आज भी वैसा प्लान नहीं है। तो इसलिए हम जिस प्लान से चलते हैं तो वह शहर सुंदर होता है, सुसज्जित होता है। और ये कह सकते हैं कि उसके लिए आज हम जयपुर की बात करें तो जयपुर हमारी इस प्लानिंग की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से महाराजा ने उसको बसाया, मान सिंह जी ने, तो मैं कह सकता हूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो जयपुर की बराबरी नहीं कर सकते। किस प्रकार से इतनी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, किस प्रकार से उद्यान, किस प्रकार से विद्यालय, हॉस्पिटल। तो मैं कह सकता हूं कि प्लान हम यदि लेकर चलते हैं तो तभी वो शहर विकास कर सकता है, तभी उस शहर का आगे नियोजन हो सकता है, तभी उस लोग ये कह सकते हैं कि इसको बसाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे सभी टेक्निकल कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारियों को और हमारे लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसमें उन्होंने इस प्लान में अपना योगदान दिया है। फिर से, क्योंकि शहर के हमें 1 महीने का समय दिया है, तो उस 1 महीने में हमें अपने कोई सुझाव, कोई अपने और अन्य प्रकार की कोई सहायता हो तो उसमें दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कई उतार चढ़ाव इस दौर में है, और हमारा विचार ये था कि हम 2025 के अंत तक, 2024 के अंत तक इसका प्रकाशन कर देंगे, लेकिन कुछ विधिक कठिनाइयां थी। राज्य के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता से विचार विमर्श के बाद उनकी राय लेकर इसके प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया, और अंतिम रूप देकर आज आप सबके उपस्थिति में उसका प्रारूप को प्रकाशित किया गया है। ये कटु सत्य है कि बिना नियोजित विकास के कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उसको प्रत्यक्ष रूप से सामान्यतः हम सभी को झेलना पड़ता है। प्रबुद्ध लोग नियोजित विकास की समालोचना कर देते हैं, सामान्य लोग उसकी आलोचना कर देते हैं, और जिन लोगों ने अनियोजित विकास में भागीदारी निभाई वो उसको सामान्य रूप में ले लेते। बात अभी बहुत के माननीय विधायक कर रहे थे, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को ज्यादा
समझदार और ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। और मुझे 50 साल हो गए सुनते हुए कि पूर्वजों ने क्या किया है, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्वज कर गए, आज का अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला नागरिक उसका शतांश भी नहीं करता। जितने भी आज से 200, 250, 300, 350, 400, 500 साल पहले या और विगत में जाए हजारों साल पहले, पूर्वजों ने जिस प्रकार नियोजित तरीके से विकास के काम किए, नियोजित तरीके से बस्तियां बसाई जो गांव के रूप में परिवर्तित हुई, गांव से नगर के रूप में परिवर्तित हुई और नगर से महानगर के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन आज की तरह सैकड़ों साल बाद भी उन मूल बस्तियों में हमारी तरह वहां के नागरिकों को समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता। हाँ, उसके बाद जो अनियोजित तरीके से विकास हुआ, बस्तियां बसी, उनकी वजह से नियोजित तरीके से बसी हुई बस्तियों को भी काफी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब समय आ गया कि सभी लोगों को अपने निहित स्वार्थ को छोड़कर एक लंबी सोच के साथ नियोजित विकास की दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। अगर समय रहते नियोजित विकास की दिशा में विचार करना और उसको क्रियान्वित करना शुरू नहीं किया, तो फिर प्रकृति का जिस प्रकार का कहर क्रोधित होकर उठेगा, 10-15 साल के प्राकृतिक तो कई जगह प्रकृति का कहर जिस प्रकार से टूटा, उसमें कहीं न कहीं मानव जनित अनियंत्रित विकास प्रमुख कार्य के रूप में उपस्थित होता है। और इस सबका कारण ये है कि हमारे पूर्वजों की सोच और हमारी सोच में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। पूर्वजों की न्यूनतम सोच होती थी न्यूनतम 7 पीढ़ी। पूर्वज कोई भी काम करते थे, कोई भी निर्णय लेते थे, और इसीलिए आज इसका प्रारूप प्रकाशन कर 1 माह के लिए सीकर के आम आवाम को, आम जनता को इस बात के लिए अनुरोध किया जा रहा है तो इस प्रारूप का अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद अगर उन्हें इस प्रारूप में कोई कमी खामी महसूस हो तो वो अपना सकारात्मक सुझाव निश्चित रूप से प्रेषित करें। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जितने भी सकारात्मक सुझाव आएंगे, हम निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से मंथन करके जो स्वीकार करने योग्य हम उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हित साधन के लेकर कोई सुझाव आएगा तो मैं आज ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं होगा, किसी भी सूरत में वो स्वीकार योग्य नहीं होंगे। स्वीकार योग्य वही सुझाव होंगे जो व्यापक जनहित में होंगे। अब क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया, फिर भी कर दूं, व्यापक जनहित और व्यक्तिगत जनहित में जमीन और आसमान का अंतर है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये जमीन और आसमान का अंतर 7 पुष्प और 1 पुष्प तात्कालिक लाभ और आने वाले हमारी 150-200 साल तक जो पीढ़ी आएंगी उनको किसका क्या लाभ हानि होगा, इस सोच में जितना अंतर होता है व्यक्तिगत लाभ के सोच और व्यापक गणित के लाभ के सोच में।
तो व्यापक जनहित के सोच के आधार पर आपका जो भी सकारात्मक सुझाव होगा हम निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से सकारात्मक रूप से विचार कर जो भी सुझाव माननीय होंगे उनको मानकर इसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत लाभ का कोई भी सुझाव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।